बड़ा स्मूथली सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम आप लोगों ने पास करा ली है। 64 वोट्स दरकार थे। गालिबन 13 ऑपोजिशन बेंचेस से आए हैं, 51 फ्रॉम द ट्रेजरी। फरमाइएगा, सैफुल्लाह अबरोर पीटीआई के, अहमद खान जेयूआई के और साथ नसीमा एहसान जो हैं बीएनपी की, इनको आपने पहले से एंगेज किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहिबा। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट से जो है तरमीम पास हो चुकी है और बिल्कुल जो 2/3 अक्सरियत दरकार थी 64 वोटों की, वो बिल्कुल हुकूमत ने प्रेजेंट की है और दिखाया है कि 64 वोट जो हैं वो हमारे पास हैं। देखें, कई जमातें हैं जो इस साइड पे बेंचेस पे नहीं बैठती, लेकिन ज़ाहिरी बात है उसमें से हो सकता है जमात में से सिर्फ एक ही फ़र्द हो जो सेनेटर हो या 2 फ़र्द हों जो सेनेटर हों, तो वो उस तरफ बैठते हैं। प्रिंसिपली वो अपोजिशन की साइड पे हैं, लेकिन वो अपने जो वोट का इस्तेमाल है उसको इस्तेमाल करने के लिए वो किसी अपोजिशन के पाबंद नहीं है। वो अपना ख़ुद इनफरादी तौर पे अपनी पार्टी के हवाले से फ़ैसला कर सकते हैं। जेयूआई आपके साथ ऑफिशियली ऑन बोर्ड थी? देखें, फ़िलवक़्त की जो इतलात हैं नेशनल असम्बली में तो सुना है वो एब्सटेन करेंगे, और इवन कमेटीज़ में कामरान मुर्तज़ा साहब जब आए तो फिर उन्होंने बॉयकॉट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जेयूआई के अगर किसी सेनेटर ने वोट किया है तो ज़ाहिरी बात है ये उनका अपना एक ज़ाती तौर पे फ़ैसला है। अगर उनकी पार्टी की पॉलिसी थी कि एब्सटेन करना है और वोट नहीं करना, नसीमा साहब ने तो 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर भी वोट किया था, जहाँ तक इफ़ आई रिमेंबर। लेकिन इसके साथ जो अहमद खान साहब की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल उन्होंने वोट डाली और आउट इन दी ओपन डाली। अगर उन्होंने कोई डिफेक्शन की है तो फिर ये उनकी पार्टी जो है उनके खिलाफ जो भी इक़दाम उठाएगी। सैफुल्लाह अबरोर को आपने कब एंगेज किया था सर? उनकी पार्टी के, देखिए सैफुल्लाह अबरोर साहब, आपको याद होगा कि उनकी पास तो ऑलरेडी एक शो कॉज नोटिस है ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस। जनवरी 2024 की बात है, वो भी अब मंजर आम पे आ चुका है कि उनकी पार्टी के उस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल थे उमर अयूब साहब, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी थे, तो उन्होंने भी उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया था कि आपने पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट बिलावल भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ आपने क्यों कागज़ वापस ले लिए। ये चीज़ एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उस शो कॉज नोटिस का क्या बना क्या नहीं बना, उस वक्त भी उनकी डिफेक्शन का कहा जा सकता है कि डिफेक्शन थी। ये तो पार्टी डिसाइड करती है क्या डिफेक्शन है क्या नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आपकी अदलिया के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से कुछ तो रद्दोबदल ड्राफ्ट में हुआ है, अब जो बिल बन गया है, जो पास हुआ है, मगर बिफोर आई गेट टू दैट 243 पे आइएगा, मुझे बताइए उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए ना? नहीं, 243 में तो चेंजेस नहीं है। जो मीडिया ने पहले रिपोर्ट किया उसी हवाले से सो एसेंशियली चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी आपकी अब पोस्ट तहलील हो चुकी भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि वो एक सेरेमोनियल पोस्ट थी और उसमें एक इट हैड बीन इनइफेक्टिव फॉर डेकेड्स ऑफ कोर्स। सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एक कोहेजन को लेके आने के लिए, एक कोऑर्डिनेशन के तमाम तर मैकेनिज़्म को इफ़ेक्टिव करने के लिए ज़रूरी था कि इस पूरे चीज़ का जो है एक ओवरहॉल किया जाए या उसको अपडेट किया जाए जदीद तकाज़ों के हवाले से। और सदर मुमलिकत की भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी तय हो गई है? जी बिल्कुल, कमेटी में ये बात आई और वाज़े तौर पे ये हमारे इत्तेहादियों की तरफ से थी और उसको फिर उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया। और क्योंकि फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ एयरफोर्स या एडमिरल फ्लीट की जो एक्सेप्शंस हैं, इम्यूनिटीज़ हैं या पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, उस हवाले से वो प्रेसिडेंशियल आर्टिकल 47 के हवाले से ही वो ड्रॉ करते हैं, उनके लिए उस हवाले से नहीं है। लेकिन ये है कि ये स्पेसिफिकली जो है जो आर्टिकल 47 में चीज़ आई है वो उसी हवाले से, सॉरी आर्टिकल 248 जिसमें ये चेंज इफेक्ट किया गया है, एंड दैट्स बीन थ्रू आवर एलाइज। जी अच्छा, ठीक है। एंड इवन दो सर, मैं देख रही थी, शायद आप मेरी रहनुमाई कर सकें, दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी किसी भी सदर को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है? अगर है तो बताइएगा। देखिए, सदर को तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं होती। ज़ाहिरी बात है कि सदूर जो हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो इसका एक शेप थी वो यही थी कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर सर्विस इस हवाले से होता है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि ये इत्तेहादियों की तरफ से आई थी। और आपने क्यों दी सर? अगर इसकी ऐसी कोई नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती तो? देखिए, ऑब्वियसली कई चीज़ें थी जो अंडर डिस्कशन थी, बातचीत चल रही थी, कई चीज़ों पे ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो सका, कई चीज़ों पे नहीं हो सका। जिस तरह आपने देखा कि एजुकेशन, उसके अलावा पॉपुलेशन, उसके अलावा एनएफसी अवार्ड, उन चीज़ों पे नहीं हो सका बिकॉज ऑब्वियसली एक एलाइज की गवर्नमेंट है। सो उस हवाले से हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उस हवाले से, उसके साथ साथ
जो दीगर 2-3 चीज़ें थी, जिस तरह एडवाइज़र्स की तादाद बढ़नी थी प्रोविंस में भी और फेडरेशन में भी, और इसी तरह आपने देखा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ जजेस का तमाम तर मैकेनिज्म था, वो तमाम तर चीज़ें जो है सर आप लोगों ने बिल्कुल रेजिस्ट नहीं किया, बिकॉज दुनिया में किसी शख्स को भी अदालती कार्रवाई से बालातर नहीं समझा जाता। तो सदर जब तक ऑफिस में हो तब तक तो समझ आती है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं किया कि आउट ऑफ ऑफिस एज वेल ही विल एंजॉय इम्यूनिटी टिल ही इज अलाइव। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो एक ऐसी मिसाल सेट की है इस तमाम तर हवाले से, जब उनके हवाले से ये बात की गई और ये एक सजेशन आई, अमेंडमेंट आई, तो उन्होंने राइट अवे जो है इसको रिजेक्ट किया और उन्होंने कहा कि थैंक यू वेरी मच। यू वर डेमोक्रेट्स, यू वुड हैव आल्सो रेजिस्टेड इट फॉर द प्रेसिडेंट ना सर। आप लोगों को तो वैसे फ्लोट ही नहीं करना चाहिए था वजीर आजम के लिए। अवाम को जवाब दे होता है एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, तो आप लोग तो, मेरा मतलब है कि मैं समझने से कासिर हूं, आपने उनको रेजिस्ट नहीं किया बल्कि आपने कहा हमें भी दे दें। नहीं, हमारे जो 2 सेनेटर्स थे उन्होंने अमेंडमेंट डाली। उन्होंने कहा कि ये अगर सदर को प्रपोज हो रही है और आपने ये अमेंडमेंट डाली है इस हवाले से सदर के लिए, तो फिर वजीर आजम को भी दे दें, which obviously I think एक प्रिंसिपल French President Sarkozy is charged just recently. French President Sarkozy was just charged recently. You're absolutely right, but this is a going question to jail that's now. not to, So कहने का मतलब ये सर, ये तो मैं समझने से कासिर हूँ, आप लोग तो अपने लिए भी फ्लोट करने लग गए, आप लोगों को तो उनको रोकना चाहिए था। देखिए, ऑब्वियसली ये डिस्कशंस हुई बैक एंड फोर्थ, लेकिन इत्तेहादियों की हुकूमत है, हमें इत्तेहादियों की सपोर्ट ज़रूर थी फॉर दीज इफेक्टिव चेंजेस दैट वी वांटेड टू ब्रिंग फ्रॉम आवर एंड, और ये उनकी तरफ से प्रपोज हुई, तो आई थिंक इट्स आउट इन द ओपन। सवाल तो उनसे भी बनता है। बिफोर आई मूव ऑन, आपको लगता है पीपल्स पार्टी का ये डेमोक्रेटिक तकाजा था या जरा आपको अच्छा नहीं लगा? देखिए, अब तकाजे का तो मुझे नहीं पता कि डेमोक्रेटिक था या नहीं था, लेकिन क्योंकि तजवीज़ उनकी तरफ से आई थी, देयर विश सर, तो मेरा मतलब है आपको नहीं पता कि आपने उनकी आईनी दरख्वास्त पूरी की है कि नहीं? यू आर अनश्योर कि आईनी थी या गैर आईनी थी जो आपने की है? देखिए, अब उनकी तरफ से प्रपोजल था। अब इस तमाम तर चीज़ पे मैं इतना ही आपको अर्ज़ कर सकता हूँ कि हमें जो इफेक्टिव नेसेसरी चेंजेस करने थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, वो हमने किए और उनकी सपोर्ट हमें दरकार थी। एंड ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग दैट दे प्रपोज, सो वी डिडंट हैव मच रूम इन ऑल ऑफ दिस। इंटरेस्टिंग, तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन थी नहीं, सो नेचुरली सर दिस इम्यूनिटी मस्ट मीन अ लॉट टू देम कि जरदारी साहब को ये मिले फॉर लाइफ। मगर अब चले मूविंग ऑन टू जुडिशरी। 75 सालों के एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम को तब्दील कर दिया गया। देखिए, गलत तासुर दिया जा रहा है। पूरे 1 साल से ये बहस चली हुई है कि आईनी बेंच होना चाहिए, आईनी अदालत होनी चाहिए। एंड इवन इफ़ यू रिमेंबर 26th अमेंडमेंट के टाइम पे भी एक कॉम्प्रोमाइज़ था, बिकॉज वी डिडंट हैव द नंबर ऑफ वोट्स एट दैट टाइम जो रिक्वायर्ड थी हमें वो चेंज इफेक्ट करने के लिए, आईनी अदालत बनाने के लिए। इसलिए हमने सेटल किया आईनी बेंच के लिए, और उसी चीज़ को जब हमारे पास अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स हैं तो हमने आईनी अदालत, क्योंकि क्रिटिसिज्म आधे से ज़्यादा टाइम तो मीडिया के थ्रू हो रहा होता है, वो कहते हैं कि जी अदालत के अंदर एक अदालत है और ये बेंच भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा, जो हुकूमत ने इतनी शौक और ज़ौक से बनाया है। तो हमने ऑब्वियसली जो ओरिजिनल आइडिया था आईनी अदालत का, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आईनी अदालत। 1 साल से बहस नहीं चल रही, आप लोग तो 1 साल से इंकारी हैं। ये तो अल्लाह भला करे बिलावल भुट्टो जरदारी का, वो ना एक्स पे ट्वीट करते तो आप लोगों ने तो ये कर देनी थी, समझ ही नहीं आनी थी हुआ क्या है। हम तो बाद में डिस्कस कर रहे होते हैं किया क्या है। तो 1 हफ्ते का तो जरा सा टाइम दे ही दिया बिलावल साहब ने। आप लोग तो किसी ट्रांसपेरेंसी से नहीं चल रहे थे। आपके तो अपने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि 26वीं तरमीम ना निगली जा रही है ना उगली जा रही है, तो अगली कौन 27वीं कैसे लाएं? सो देयर हैज बीन नो ट्रांसपेरेंसी इन हाउ यू लेड अप टू दिस पॉइंट। No, we've been very transparent. We've held all of this in open. जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं इत्तेहादियों के साथ, सर 18वीं तरमीम में मैं आपको मिले हैं, सबको एक ब्रॉड बेस्ड 18वीं तरमीम में आपको याद दिलाते चलें, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के कहने पर आप लोगों ने बहुत ज़रा तरमीम की, वजीर आजम उनसे ज़ाती तौर पे मिले, तो इधर तो ऐसी इंगेजमेंट हुई नहीं है जुडिशरी के साथ किसी लेवल के ऊपर मीनिंगफुल। देखिए, बिल्कुल हुई। उस वक्त भी आपको ओरिजिनली आइडिया तो यही था, जब मई के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट थी 26वीं आईनी तरमीम, उससे पहले जाके जजेस से मिले, वहाँ पे जाके लॉ मिनिस्टर ने ये बातें तमाम तर की थी, और उसके बाद जो ये नेसेसरी चेंज था इफेक्ट करने के हवाले से, जो ट्रांजिशन थी फ्रॉम के कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस जो हैं वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाएं, वो उस टाइम तो मुशावरत हुई थी। ये तो नहीं है कि मुशावरत नहीं हुई थी, और फिर आईनी बेंच भी बन गया। अब ये तो सबको पता था कि आईनी बेंच के थ्रू जो ट्रांजिशनी पीरियड है ये फिर आगे जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ, और उसी तरफ ही गया। सूरत हाल कुछ यूं है सर कि इससे पहली वाली जो आपकी तरमीम थी उसके ऊपर पिटिशनर्स अदालतों में दर्जन भर से ज़्यादा वो ज़ेर इल्तिमाएं, और आप लोग अगली वाली तरमीम ले आए। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 26वीं आईनी तरमीम के चैलेंजेस
की समात हमने देखी कि होती रही, मुसलसल ताखीर होती रही, हुआ ही नहीं, लगा ही नहीं, अल्लाह अल्लाह करके लगा। तो समात के दौरान आपके अकरम शेख साहब ने फरमाया कि आईनी बेंच को बनाया था कि तरमीम सिर्फ 8 फरवरी के जो जनरल इलेक्शंस हैं एहतसाब से बचने के लिए लाई गई है। देखिए, बिल्कुल ये तासुर गलत है। आईने पाकिस्तान में ही ये चीज़ लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से जो चैप्टर है आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 5, दैट नो अमेंडमेंट कैन एक्चुअली बी ब्रॉट इनटू क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और यहाँ पे बिल्कुल वाज़े तौर पे हमारे पास इस्तकाक था वो आईनी तरमीम करने का। ये इस्तकाक हमेशा से पार्लियामान का है और पार्लियामान ने वो अपना इस्तकाक इस्तेमाल किया। अब वो कोई बुनियादी ढांचे से तसादम में तो नहीं है। अब इसी हवाले से मैं समझता हूँ कि जो 27वीं आईनी तरमीम है, सर आपको पता है ना कि अदालत के अंदर चैलेंज हुआ हुआ है कि वाकई वो नंबर पूरे थे आपके कि नहीं थे, या वो आईनी तरीके से पास हुई कि नहीं हुई, यही तो चैलेंज हुआ हुआ है। मगर अब ये केस सारा इधर ही रुक जाएगा और अब 27वीं तरमीम आ गई है ना, तो इन द सेंस के जो डायकॉटमी, डिस्क्रेपेंसी, जो प्रॉब्लम अदलिया अपने अंदर महसूस करेगी, जो आवाजें खुद उठ रही हैं, उसका क्या करेंगे? देखिए, ऑब्वियसली एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को इंश्योर किया गया है। अब दो सेपरेट अदालतें हैं, जाहिर बात है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के साथ डील करेगी, और इसी हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट है वो बाकी दीगर जो केसेस हैं, एपीलेट कोर्ट बन जाएगी ना एसेंशियली, कमर्शियल, कॉर्पोरेट, फैमिली, यस ऑफ कोर्स द हाईएस्ट एपीलेट कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो यही बात है कि कम से कम वो जो इतना इल्तवा में जो केसेस रहे हैं, जो एक आम शहरी को इंसाफ नहीं मिलता, 20-20 साल वो जेलों में सड़ रहा है, गल रहा है, अपनी उसकी अपील टेकअप नहीं होती, कम से कम वो इफेक्टिवली अब जल्दी टेकअप हो जाएगी और उसे जल्दी इंसाफ मिल जाएगा।